तो दोस्तों कल हमने यहाँ तक अपना कवर कर लिया था। आज इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा सोइल साइंस का आज दूसरा लेक्चर होने वाला है दोस्तों। और इसमें हम जो है बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं और सारा कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो है पढ़ने वाले हैं। और ये बीएससी एग्रीकल्चर के लिए क्लासेस ली जा रही हैं, थ्योरी प्लस मिड टर्म, इसमें हम दोनों को जो है कवर करेंगे दोस्तों। इस प्रकार हम जो है इसमें चल रहे हैं आगे। और आज हमारा क्या है, सेकंड लेक्चर है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फसल डॉक्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप अगर आज पहली बार जुड़ रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि फर्दर आपको जो है वीडियोस इसकी मिलती रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें हमारा। इससे आपको नोट्स पीडीएफ सब आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो कल हमने जो है यहाँ अपनी क्लास को विराम दिया था। आज यहाँ से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक होने वाला है कंपोनेंट ऑफ सॉइल। कंपोनेंट से तात्पर्य है दोस्तों, कोई भी वस्तु जब बनती है तो वो विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूलर या बोले तो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनती है। तो उसी प्रकार उन मॉलिक्यूल्स और उन सबस्ट्रेट्स को हम बोलेंगे कंपोनेंट। तो ये जो हमारा कंपोनेंट है, सॉइल में क्या क्या होते हैं कंपोनेंट, वो किस प्रकार से बनी होती है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मिनरल सोइल कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर कंपोनेंट्स। ठीक है, सोइल हमारी 4 मेजर कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, जिसमें हमारा इनऑर्गेनिक और मिनरल मटेरियल, दूसरा है ऑर्गेनिक मैटर और तीसरा है वाटर एंड एयर। ऑर्गेनिक मैटर में दोस्तों आपके जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो आते हैं, बायोलॉजिकल। और इनऑर्गेनिक में आपके वो सभी चीज़ें आती हैं जो कि बायोलॉजिकल नहीं है। ठीक है दोस्तों। फिर पानी तो आप समझते हैं, एयर आप समझते हैं। तो सोइल में ये कंपोनेंट कितने कितने हिस्सेदारी रखते हैं, अर्थात 100% में इनकी कितनी कितनी हिस्सेदारी है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपके लिए मेन हो जाता है डेटा। ठीक है, चाहे फिर आप मिड टर्म के लिए पढ़ रहे हो या फिर थ्योरी के लिए आप पढ़ रहे हो, दोनों के लिए ही आपको मेन क्या हो जाता है, डेटा। अगर आपको डेटा याद रहता है तो आप जो है आसानी से लिख पाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ एक डायग्राम बना रखा है, उस डायग्राम से आपको समझाता हूँ कौन सा भाग कितना हिस्सा होता है। तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा अर्थ का सर्कल मान लीजिए, ये अर्थ है हमारी। और इसमें कौन सा हिस्सा कितना परसेंट है, तो आपका 45% मिनरल्स, मिनरल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म 45% है। और ये आपका जो 5% है ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जब सोइल में ऑर्गेनिक कंटेंट 20% से अबव हो जाते हैं तब उसको ऑर्गेनिक सोइल बोला जाता है। और इसका जो बाकी हिस्सा होता है सोइल का, उसमें आपका 25% वाटर और 25% एयर होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, सोइल का कंपोजिशन है। सोइल में ये चीज़ें इतने इतने परसेंट पर उपस्थित होती हैं। ठीक है, अब बाकी थ्योरेटिकल क्या है उस पार्ट को भी हम पढ़ लेते हैं। तो in a representative loam surface soil, the solid mineral particle comprise about 45%। जो सॉलिड मिनरल्स होते हैं वो कितने परसेंट होते हैं, 45% ऑफ द सॉइल वॉल्यूम। एंड ऑर्गेनिक मैटर 5% एट ऑप्टिमम मॉइस्चर फॉर प्लांट ग्रोथ। द पोर स्पेस इज डिवाइडेड रफली इन हाफ। 25% क्या रहेगा आपका, एयर से रहेगा, और 25% आपका वाटर से रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है सोइल का कंपोजिशन है। ठीक है, इस हिस्से में आपका ऑर्गेनिक मैटर आ जाएगा 5%, और यहाँ 45% आपका मिनरल मटेरियल आ जाएगा। और ये दो भागों में डिवाइड होगा जिसमें पानी और वाटर रहने वाला है आपका। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए दोस्तों, ताकि आप जो है आपसे कंपोजिशन ऑफ सॉइल पूछा जाए तो आसानी से आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रॉक एंड मिनरल। तो कल हमने जो है सॉइल का इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था हमारे उस पार्ट में, सॉइल इंट्रोडक्शन हो गया हमारा कवर। और इसके बाद जो है दोस्तों हम हिस्ट्री को, सॉइल जो हिस्ट्री है वो जब आपके मिड टर्म शुरू हो जाएंगे उस समय आप जो है आपकी हिस्ट्री हम लोग कवर करा देंगे। क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप बनते हैं, उसमें हिस्ट्री आपको पढ़ाएं तो वो आपके ज़्यादा काम भी नहीं आने वाली है। और बेसिक हिस्ट्री जैसे कि फादर ऑफ सोइल साइंस क्या है तो वो हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, साथ साथ में। तो ये जो हिस्ट्री आपकी ऐसे कवर हो जाएगी। बाकी हम जो है एक अलग सेशन ले लेंगे जिसमें सोइल का हिस्ट्री हम करा देंगे। अब बात करते हैं रॉक्स और मिनरल्स।
रॉक्स क्या होते हैं? तो बेसिकली इन्हें हिंदी में चट्टान कहा जाता है, चट्टान कहा जाता है। और मिनरल्स को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मिनरल्स वास्तविकता में हम इन्हें न्यूट्रिएंट्स बोले जाते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक प्रकार के, जैसे कि हमारा सोडियम हुआ, ये सब क्या हो जाते हैं दोस्तों? ये मिनरल्स हो जाते हैं विभिन्न प्रकार के। और कई सारे जो हमारे अमाउंट्स होते हैं, सिलिकेट अमाउंट्स, ये क्या है? हमारे एक प्रकार के मिनरल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? रॉक्स को बनाते हैं, और रॉक्स से हमारी बनती है सॉइल बनती है दोस्तों, ठीक है। अब कैसे सॉइल बनती है मैं आपको बताऊंगा, पहले हम रॉक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अ रॉक इज डिफाइंड एज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिनरल्स। तो मिनरल्स के दो या दो से अधिक मिनरल्स मिलकर क्या बनाते हैं? आपके रॉक बनाते हैं, जिन्हें हम चट्टान का कहते हैं, ठीक है दोस्तों। पेट्रोलॉजी क्या है? पेट्रो यानी होता है दोस्तों रॉक, और लॉजी का मतलब होता है दोस्तों स्टडी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। पेट्रोलॉजी हो जाएगा आपका इज द साइंस ऑफ रॉक विच फॉर्म द यूनिट ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो हम इसमें क्या है? स्टडी ऑफ रॉक करेंगे दोस्तों, किसमें? पेट्रोलॉजी में। जहाँ भी आपको लॉजी शब्द दिखे, लॉजी शब्द का सीधा सा अर्थ आपको लगाना है कि इसका मतलब होता है आपका स्टडी से। पेट्रोग्राफी क्या होता है? तो पेट्रो यानी मैंने आपको बताया रॉक, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, तो जब भी आपको ग्राफी शब्द दिखे डिस्क्रिप्शन, और पेट्रो दिखे तो रॉक। तो डील विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स एंड पेट्रोजेनेसिस आर द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रॉक्स। ठीक है, जब डिस्क्रिप्शन यानी इसके बारे में इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे, किस में करेंगे? पेट्रोग्राफी में। और फिर यहाँ एक और टर्म आ जाता है पेट्रोजेनेसिस। पेट्रोजेनेसिस पेट्रो का अर्थ दोस्तों रॉक होता है, और जेनेसिस का मतलब उसका ओरिजिन या फिर उसका उत्पत्ति स्थान, ठीक है। तो पेट्रोजेनेसिस आर द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रॉक्स। तो इस प्रकार आप जो है इसको समझ सकते हैं। आगे बात करेंगे मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड होमोजेनस सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक का मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, वैसा पदार्थ जो बायोलॉजिकली नहीं होता है। तो इनऑर्गेनिक सॉलिड होमोजेनस सब्सटेंसेस composed of atoms having an orderly and मैंने जैसा आपके यहाँ बताया था कि ये कई सारे एटम्स होते हैं, जैसे हमारा सोडियम एटम्स, ये सब having an orderly and regular arranged with definite chemical composition and characteristics geometric form। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे क्वार्टज, इसका फॉर्मूला भी दिया गया है SiO2, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड, अर्थोक्लेज, ऑलिवाइन। ये कुछ फेमस एग्जांपल मैंने यहाँ लिखे हैं, तो आप जो है इनको रीड जरूर करें। तो ये आपका रॉक एंड मिनरल्स हो गया, ठीक है। रॉक क्या होती हैं? बेसिकली चट्टान होती हैं। इन चट्टानों को हम क्यों पढ़ रहे हैं? इन चट्टानों को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन चट्टानों के टूटने से, यानी इनके वेदरिंग से ही हमें क्या मिलेगा? सोइल मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? आपको जनरल आइडिया बता देता हूँ। तो रॉक क्या करती हैं? वेदर होती हैं। वेदर यानी ये टूटेंगी, और इनके टूटने के बाद क्या बनता है? सोइल बनता है, ठीक है। तो सोइल बनने की प्रक्रिया किससे शुरू होती है? आपकी रॉक से। और रॉक किससे बन रहे हैं? तो दो या दो से अधिक मिनरल से मिलकर क्या बन रहे हैं? रॉक बन रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। आगे क्या है? हम रॉक्स कैसे फॉर्म होती हैं उनके बारे में जानने से पहले हम रॉक्स बनती कैसे हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा इग्नियस रॉक। हमारी अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली रॉक है इग्नियस रॉक। ये कितनी परसेंट है? आपकी 95% पाई जाती है। 95% में आपका बेसाल्ट बेसाल्ट और ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बेसाल्ट 3% पाया जाता है, और ग्रेनाइट आपका 15% पाया जाता है। तो ये आपका इग्नियस रॉक है जो अर्थ क्रस्ट। आपको पता है हमारी अर्थ क्रस्ट की लंबाई कितनी होती है? 5 से 55 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 11 to 35 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? अर्थ क्रस्ट है, जिसमें हमको ये चट्टानें वगैरह देखने को मिलेंगी। तो ये अर्थ क्रस्ट का इग्नियस 95% हिस्सा है, जिसमें बेसाल्ट आपका पाया जाता है 3% और ग्रेनाइट आपका 15%। तो सबसे ज़्यादा जो रॉक पाई जाती है वो आपकी कौन सी रॉक है दोस्तों?
इग्नियस रॉक है। और इग्नियस रॉक कैसे बनती है वो आप ज़रा समझना। इग्नियस रॉक दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्सट्रूसिव एक्सट्रूसिव और दूसरी होगी आपकी इंट्रूसिव इंट्रूसिव। दो तरह की ये रॉक होती है, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव क्या होती है दोस्तों, ये बाहरी हिस्से में आकर बनती है, जो बाहर बनती है उसे एक्सट्रूसिव कहेंगे, और जो अंदर ही तैयार होती है उसे इंट्रूसिव कहेंगे। अब क्या अंदर क्या बाहर मैं आपको बताता हूँ। तो इग्नियस रॉक बेसिकली वल्केनो में बनती है। वल्केनो में, वल्केनो क्या होते हैं दोस्तों, तो वल्केनो होते हैं आपके ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी में क्या बनते हैं, आपके रॉक्स बनते हैं। और कैसे बनते हैं ज़रा उस चीज़ को आपको समझाता हूँ। तो देखिए, क्या मैं ये मिटा दूँ, अगर आप ये लोग नोट कर रहे हैं तो आप नोट कर लें, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों, या फिर पॉज करके आप जो है इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, ये आपका ये पोर्शन है, ये वल्केनो का पोर्शन है, ठीक है। वल्केनो में क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स जो है हीट करके क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में बनते हैं। लिक्विड फॉर्म में बनते हैं कई सारे विभिन्न प्रकार के जो है हमारे टाइप ऑफ एजेंट्स। तो यहाँ वो क्या करेंगे, यहाँ वल्केनो में तेज हीट, जो ज़्यादा हीट होती है वहाँ जो है ये पिघलते हैं। पिघलने के बाद जो है ये मैग्मा बाहर आता है, मैग्मा बाहर आता है। और बाहर आने के बाद जब ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में ये मैग्मा बन के तैयार होता है, तब बनती है हमारी इग्नियस रॉक की कौन सी रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक। इग्नियस की एक्सट्रूसिव रॉक बन जाती है। आपने देखा होगा ज्वालामुखी फटते हैं, तो ज्वालामुखी जब फटते हैं तो बाहर जो लार्वा गिरता है, वो लार्वा जब सूख जाता है कुछ समय बाद, तो वो विभिन्न प्रकार की चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होती है, तो दोस्तों ये तो बाहर आके बना, लेकिन कई बार क्या है, मैग्मा अंदर ही रह जाता है, जो उबाल होता है वो अंदर ही रह जाता है। तो अंदर जो बनता है वो होता है आपका इंट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। तो ये हो गया। अब पढ़ो जरा, मैग्मा फ्रॉम द मिल्टन क्रस्ट एंड मेंटल, ठीक है। ये क्या है, मैग्मा है फ्रॉम द मोल्टन कस्ट एंड मेंटल। मेंटल यानी कि जो हमारे लोह पदार्थ होते हैं उनसे क्या है ये तैयार हो रहा है, ये मेल्टिंग हुआ। और मेल्टिंग होने के बाद ये आपका बाहर आ गया। बाहर आने के बाद ये यहाँ गिरा और कुछ समय तक ये क्रिस्टलाइज हुआ ये मैग्मा। फिर इस पे क्या है, बारिश का कुछ असर हुआ, ठंडा हुआ। फिर स्लो अपलिफ्टिंग के बाद क्या हुआ, इसमें वेदरिंग हुई और इरूजन हुआ। इरूजन होने के बाद ये एक जगह पर ट्रांसपोर्ट हो गया, और डिपोजिट होने के बाद, यानी वहाँ कुछ समय तक रुकने के बाद ये किस में फॉर्म हो जाता है, सेडिमेंटेशन करता है। सेडिमेंटेशन के बाद हमारी एक नई रॉक तैयार होती है, और वो होती है सेडिमेंट्री रॉक। अर्थ क्रस्ट में इग्नियस के बाद सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली क्या है, सेडिमेंट्री रॉक। लगभग 75% पाई जाती है ये, किसके बाद, इग्नियस रॉक के बाद। फिर इसका जो है बूरियल और हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये क्या है, टूटते हैं, और टूटने के बाद नई चीज़ें बनाते हैं। उन नई चीज़ों को बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो आशा करता हूँ कि आपको जनरल समझ में आ गया होगा इस चित्र से। अब हम इसके बाद आगे चलेंगे और अच्छे से इनको समझते हैं। तो ये आपका रॉक का क्या है दोस्तों, क्लासिफिकेशन है। और ये क्लासिफिकेशन आपसे कई बार पूछा जाता है, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको जो है आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इनके क्लासिफिकेशन पर ही क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ से आपका कम से कम एक क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। तो रॉक्स कितने तरह के हो गए, रॉक्स हमारे तीन प्रकार के हो गए। पहला है आपका इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा है आपका मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है दोस्तों। इग्नियस रॉक दो प्रकार से फॉर्म होता है, मैंने आपको बताया। इंट्रूसिव यानी कि अंदरी भाग में जो अंदर हिस्सा होता है उसमें तैयार होता है। एक्सट्रूसिव रॉक यानी बाहर, जो बाहर बनता है उसे हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव रॉक। तो इग्नियस रॉक दो तरह के होते हैं, अंदर और बाहर बनते हैं, ठीक है। इंट्रूसिव रॉक के कुछ एग्जाम्पल हैं, तो वो कौन से हैं, गैम्ब्रो है और ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट कितना परसेंट, 15% आपका पाया जाता है। एक्सट्रूसिव रॉक के कुछ उदाहरण हैं, इसमें आपका बेसाल्ट है, 3% पाया जाता है, और रायोलाइट, ये आपके एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखना। ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों अलग अलग के एग्जाम्पल हैं, इंट्रूसिव रॉक के हैं ग्रेनाइट, और एक्सट्रूसिव रॉक का है बेसाल्ट, इसको जरूर याद रखना, ठीक है। तो इंट्रूसिव में आते हैं आपके गैम्ब्रो और ग्रेनाइट, और एक्सट्रूसिव में आएंगे आपके बेसाल्ट और रायोलाइट। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा फोकस करो कि आप यहीं याद कर लो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको दिमाग में जमा लो, तो यहीं के यहीं याद हो जाएगा।
दूसरा है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स दोस्तों टूटने फूटने से बनता है, किसके? इग्नियस रॉक के। इग्नियस रॉक से ये तैयार होता है सेडिमेंट्री रॉक, और ये दो तरह का होता है, एक प्लास्टिक होता है और एक होता है केमिकल। जो केमिकली फॉर्मेशन बनाता है वो आपका केमिकल से हो जाएगा, और प्लास्टिक यानी कि जो डायरेक्ट फॉर्म होता है। तो इसमें आपके आते हैं, एक तो सैंडस्टोन आ जाएगा और दूसरा सेल आ जाएगा, सेल बोलते हैं इसको। तीसरा है केमिकल, केमिकल में आपका आता है लिमोनाइट। तो जो केमिकल सेडिमेंट्री है उसमें लिमोनाइट आता है। फिर जो है सेडिमेंट्री में जो परिवर्तन होता है और इग्नियस में जो परिवर्तन होता है, इन दोनों में जो परिवर्तन होता है उसके पश्चात जो रॉक बनती है वो है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक दो तरह की होती है, फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। ठीक है, ये हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है क्योंकि इससे ज़्यादा हमसे पूछा नहीं जाएगा, तो जितना हमारे काम का उतना हमें याद रखना है। फोलिएटेड में आपका स्लेट है और चिस्ट है। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल इसमें याद रखना है। और नॉन फोलिएटेड में आपका क्वार्जाइट और मार्वल, ये दो एग्जाम्पल आपको इधर याद रखना है। तो ये है आपका पूरा रॉक, और रॉक से आपका क्लासिफिकेशन में बस इतना ही पूछा जाएगा। अगर आप इतना भी बना कर आते हैं तो आपके लिए ये बहुत बहुत अच्छा रहेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जब हम थ्योरी में लिखते हैं, थ्योरी में लिखते हैं तो उस समय क्या हम लिखते जाते हैं और थ्योरी लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, ये थोड़ा गलत है। आपको मैं बताऊं पैटर्न क्या होना चाहिए लिखने का, उस चीज़ को ज़रा समझो, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, उसने अगर क्लासिफिकेशन बोला है तो पहले इस तरह क्लासिफिकेशन बनाओ, ये जो मैंने बनाया है इस तरह क्लासिफिकेशन बनाओ। देन फिर इसके बारे में लिखो, जैसे इग्नियस हेडिंग बनाओ, फिर इग्नियस हेडिंग बनाने के बाद उसको अंडरलाइन करो, बढ़िया से इग्नियस के बारे में लिखो जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर जो है सेडिमेंट्री के बारे में लिखो, फिर आप मेटामॉर्फिक के बारे में लिखो, और लास्ट में इनके एग्जाम्पल लिखो। ठीक है, ज़्यादा थ्योरी लिखने से अच्छा, जैसे कुछ लोग करते हैं कि क्वेश्चन शुरू हुआ और ये एक लाइन लिख दी, फिर एक लाइन लिख दी, फिर एक लाइन लिख दी, फिर और ऐसे करके आपने 10-12 लाइन भर दी और आपको लगा कि हो गया काम। नहीं, आपको साफ साफ लिखना है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए तो आप क्लास ले रहे हो। अगर आपको इस तरह लिखना हो तो फिर क्या मतलब है आपको लिखने का? ठीक है, फिर क्लास लेने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको जो है अच्छा लिखना है, इस तरह लिखना है, तो बिल्कुल जो है मैं पढ़ाते जा रहा हूँ वैसा का वैसा छापना है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा इग्नियस रॉक की डेफिनेशन और सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक दोनों की। ठीक है दोस्तों, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। अब क्या है इनकी जो डेफिनेशन वगैरह वो मैं आपको बताता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेसिस, जेनेसिस मतलब इनकी उत्पत्ति के आधार पर, और इनके स्ट्रक्चर मतलब इनके ढांचे के आधार पर जनरली ग्रुप्ड इनटू 3 क्लास, इनको कितने 3 भागों में बांटा गया है। 3 क्लास कौन कौन सी? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। अब क्या होता है इग्नियस रॉक, सबसे पहले जानते हैं। इग्नियस का मतलब होता है फायर, मतलब कि हमारा आग, आग यानी ज्वाला। तो फायर मतलब होता है, तो इग्नियस मीनिंग फायर, फायर फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा। देखो मैंने आपको बताया कि ये आपका, यहाँ से देखो ज्वालामुखी फूटा, ये आपका ज्वालामुखी फूटा और ये बाहर आया, तो बाहर यहाँ आके ये जम गया, तो फिर क्या हुआ, इसका सॉलिडिफिकेशन हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। सॉलिडिफिकेशन होने के बाद जो मोल्टन मैग्मा है सॉलिड हो जाएगा बीनीथ दी सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ में हो जाएगा। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय नॉन लेमिनार मैसिव स्ट्रक्चर एंड अन होल मेकअप 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये कितना होता है इग्नियस रॉक? 95% ऑफ दी अर्थ क्रस्ट होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो ये इग्नियस रॉक की आपको डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक की। तो दीज रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट्स अक्यूमुलेटेड थ्रू द विंड और वाटर एक्शन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो क्या कहना चाह रही है डेफिनेशन, जरा उसको समझिए कि ये जो रॉक हैं किसके कंसोलिडेशन से और सेडिमेंटेशन से बनती हैं? तो अक्यूमुलेटेड थ्रू द विंड, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा इग्नियस रॉक होता है, ये आपका इग्नियस फॉर्म हुआ, तो इग्नियस टॉप जो हमारा एरिया होता है वहाँ फॉर्म्ड होती है, तो यहाँ से विंड और वाटर और इसके थ्रू इसका इरूजन होता है, और इरूजन होने के बाद ये एक जगह पर एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं, और एक्यूमुलेटेड होने के बाद ये क्या होते हैं, सेडिमेंट्री में परिवर्तित हो जाते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री, हाँ दोनों ही प्रकार की रॉक से मिलकर बनता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट, हीट और प्रेशर के कारण,
और केमिकली एक्टिव लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म के कारण ये चेंज में अकॉर्ड इनटू इन मिनरल कंपोजिशन और टेक्सचर और बोथ। ये किस में अपना चेंज कर लेती है अपने आप को, मिनरल कंपोजिशन और टेक्सचर, या दोनों में ही खुद को ये क्या कर लेती है, बदल लेती है। ठीक है, अब इसमें कैसा होता है वो जरा देखिए। द चेंज ड्यू टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोमेटामॉर्फोसिस। अगर पानी के कारण इसमें परिवर्तन आ रहा है, अगर मेटामॉर्फिक इन दोनों रॉक से, इग्नियस और सेडिमेंट्री के दोनों रॉक से पानी मिलकर कुछ मेटामॉर्फोसिस बन रहा है, तब उसको बोला जाएगा हाइड्रोमेटामॉर्फोसिस। अगर प्रेशर के कारण बन रहा है तब उसे बोला जाएगा डायनेमो मेटामॉर्फोसिस। और ये दोनों ही टर्मिनोलॉजी आपके मिड टर्म के लिए बहुत यूजफुल है। मिड टर्म के लिए बहुत बहुत ज़्यादा क्या रहेगी आपकी, यूजफुल होगी। तो क्या लिखा है, द चेंज ड्यू टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोमेटामॉर्फोसिस एंड ड्यू टू द प्रेशर क्या कहलाएगा, डायनेमो मेटामॉर्फोसिस। दोस्तों आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसे देखूं, और अगर पॉसिबल हो तो मैं उसे कमेंट बॉक्स में ही आपको जवाब दूंगा। ठीक है, इसके अलावा क्या इम्प्रूव करना चाहिए मुझे, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, फिर आता है वेदरिंग। कल मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि वेदरिंग में एक सेलुलोज सेलुलोज वाला मैंने आपको बताया था, सेलुलोज वाला शायद आपने सुना हो। तो मैंने आपको बताया था कि सेलुलोज से कैसे हम जो है चट्टानों को तोड़ते हैं। तो ये उसी का उदाहरण है दोस्तों। यहाँ जो चट्टान लगाई गई है, इसमें क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ जो है एक लकड़ी का टुकड़ा फंसाया जाएगा, लकड़ी का टुकड़ा फंसाया जाएगा, और उस लकड़ी के टुकड़े पर रेगुलरली क्या डाला जाएगा, पानी डाला जाएगा। ठीक है, पानी डालने से वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। फूलने के कारण ये टूट जाएगा। तो यहाँ आपकी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, जिसमें क्या होता है आपका इम्बाइवेशन होता है, इम्बाइवेशन होता है, उसके थ्रू हमने क्या हुआ, रॉक को तोड़ा। तो ये क्या हो जाएगा आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये वेदरिंग करता है। वेदर में क्या होता है दोस्तों, जो हमारी बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वो छोटे छोटे कणों में बिखरती हैं, और कणों में बिखरने के बाद जो है सॉइल में यानी ट्रू सॉइल में परिवर्तित होती हैं। तो इसे बोलते हैं वेदरिंग। आइए इसको समझते हैं आगे, ये हमारा नया चैप्टर हो जाएगा वेदरिंग। पहले क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं, फिर जो है आपको समझाएंगे। वेदरिंग, वेदरिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन। दो शब्द यहाँ दिए गए हैं दोस्तों, इनको समझिए। डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन और डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन दोनों ही अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं दोस्तों। डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, जब कोई पार्ट एक अपने अपने जो मेन पार्ट होता है, जो उसका पेरेंट मटेरियल होता है, उससे अगर अलग होता है, जो अपने मुख्य भाग से अलग होकर दूसरे स्थान पर पहुंचता है, तब उसे बोला जाता है डिसइंटीग्रेशन। और जब पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल या पेरेंट भाग या जो मुख्य हिस्सा किसी बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू टूट कर या सड़ कर अलग हो जाता है, तब उसे बोला जाता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मेनली जो है प्लांट रेसिड्यूज में देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये दो चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ऑफ रॉक्स एंड मिनरल, तो क्या बोल रहा है, डिसइंटीग्रेशन यानी रॉक्स और मिनरल्स का मैंने आपको बताया टूटना। डीकम्पोजिशन ब्रॉट अबाउट बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो ये किसके थ्रू हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी हो सकता है। लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रिगोलिथ। क्या होता है रिगोलिथ, मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्या होती है आपकी, इसे बोला जाता है वेदरिंग। ठीक है, अब क्या होता है रिगोलिथ, मैं आपको समझाता हूँ। तो जो आपकी रॉक है, सबसे पहले जो है रॉक क्या बनाती है, पेरेंट मटेरियल बनाती है। पेरेंट मटेरियल टूट कर छोटे छोटे रॉक्स में बन जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। इन टुकड़ों को बोला जाता है रिगोलिथ। और रिगोलिथ फर्दर जो है, इसके बाद जो है पेरेंट मटेरियल का वेदरिंग, वेदरिंग पार्ट जो होता है वो आपका रिगोलिथ होता है। जो पेरेंट मटेरियल है, पेरेंट मटेरियल का वेदरिंग हिस्सा ही क्या वो कहलाता है, रिगोलिथ कहलाता है। जो वेदर पार्ट होता है उसे ही रिगोलिथ कहते हैं। और रिगोलिथ बाद में क्या बनाती है, ट्रू सॉइल बनाती है, ट्रू सॉइल बनाती है रिगोलिथ। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा, रॉक पेरेंट मटेरियल, और पेरेंट मटेरियल से बनता है रिगोलिथ, कैसा होता है ऐसा। और रिगोलिथ जो है क्या बनाएगा आपका, ट्रू सॉइल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अनकंसोलिडेटेड रेसिड्यू ऑफ द वेदरिंग और वेदर्ड रॉक
ठीक है, वेदर रॉक ऑन द सरफेस और अबव द सॉलिड रॉक द रिगोलिथ और एट लीस्ट इट्स अपर पार्ट में देयरफॉर बी टर्म्ड एज द पेरेंट मटेरियल ऑफ सोइल। ठीक है, तो जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल may be defined as the unconsolidated and more or less biochemically weathered mineral material from which soil are developed। जहाँ से soil develop होती है, देखो फिर से मैं आपको बताता हूँ। पेरेंट मटेरियल may be defined as the unconsolidated, यानी कि अभी इसको consolidated था, ये पहले क्या था, देखो कंसोलिडेटेड अनकंसोलिडेटेड क्या होता है, ये जो आपका भाग है ये क्या है, कंसोलिडेटेड है, कंसोलिडेटेड है, मतलब ये अभी टूटा नहीं है, बिखरा नहीं है, और बाद में जब ये बिखर जाए, ये कुछ इस प्रकार बिखर जाए, तब ये हो जाएगा आपका अनकंसोलिडेटेड, अनकंसोलिडेटेड। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, रॉक आपका कंसोलिडेटेड होता है। पेरेंट मटेरियल में भी डिफाइन एज द अनकंसोलिडेटेड एंड मोर और लेस बायोकेमिकली वेदर्ड। तो ये बायोकेमिकली वेदर्ड होता है। बायोकेमिकली यानी कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल और फिजिकल्स होते हैं। मिनरल्स मटेरियल फ्रॉम विच सोइल आर डेवलप, जिससे सोइल तैयार होती है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ, दो प्रोसेस होती हैं आपकी वेदरिंग की। एक होती है फिजिकल, जिसे मैकेनिकल बोला जाता है, जिसमें आपका डिसइंटीग्रेशन होता है, और एक होता है केमिकल, जिसको बोला जाता है डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये आपकी दो प्रोसेस होती हैं किसकी, वेदरिंग की, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल को ही मैकेनिकल बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अभी आपको बताता हूँ डिफरेंट एजेंट्स ऑफ वेदरिंग, जो वेदरिंग में यूज़फुल होते हैं वो कौन कौन से एजेंट्स हैं। तो फिजिकल में आपको बताएंगे, फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉक, ये जिम्मेवार होती है। चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ H2O, फ्रेगमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, एक्शन ऑफ फ्रीजिंग, अल्टर वेट एंड ड्राइंग, एक्शन ऑफ ग्लेशियर, एक्शन ऑफ विंड, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रोफिनो। इसमें से कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आपको यहीं समझा दी जाएंगी, जैसे कि चेंज टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर के कारण पत्थर गर्म और ठंडा होता है। तो पत्थर गर्म और ठंडा होता है, तो आपने देखा होगा कि जब कोई चीज़ गर्म होती है तो वह लूज़ होती है। ठीक है, लूज़ होती है, और जब वह कोई चीज़ ठंडी होती है तो वह कम्पैक्ट हो जाती है, कम्पैक्ट हो जाती है। तो ये लूज़ और कम्पैक्ट डेली अगर होगा, डेली बेसिस पर होगा, यानी रेगुलर होगा, तो उसमें क्या होगा, जो रॉक होती है वो बिखरती है। तो बिखरने के कारण वो ज़मीन पर जाएगी और वहाँ क्या करेगी, सॉइल फॉर्मेशन करेगी। एक्शन ऑफ H2O मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, फ्रेगमेंट एंड ट्रांसपोर्ट। फ्रेगमेंट एंड ट्रांसपोर्ट में आपने देखा कि जो हमारा एक्सट्रूसिव रॉक है वो ट्रांसपोर्ट होने के बाद सेडिमेंट्री बनाता है। एक्शन ऑफ फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का भी यही आपका एग्जांपल रहेगा, सेम। ठीक है, वेट एंड ड्राइंग का भी लगभग यही रहेगा। एक्शन ऑफ ग्लेशियर, जो ग्लेशियर होते हैं वो पिघलते हैं और उनके कारण जो है हमारी चट्टानों में परिवर्तन आता है, वो भी हम आगे समझेंगे। विंड का भी हम समझेंगे। ठीक है, ये सब है। फिर आपको हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इन सब को हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस हैं। बायोलॉजिकल में क्या होता है, कुछ मैन मेड होती हैं और कुछ जानवरों के थ्रू होती है। हायर प्लांट एंड देयर रूट्स के कारण भी होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें हिस्सा लेते हैं। तो इन सबको हम समझेंगे। ये आपका जो है डायग्राम है, मैं आपको इसको पहले भी समझा चुका, और आप एक बार और देखिए। ये आपका एक्सट्रूसिव रॉक यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि ये बाहर आया है तो ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक हो गया। इसके बाद ये वेदर करता है, वेदर करने के बाद इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर डिकम्पोजिशन, फिर इसमें लिथिफिकेशन, उसके बाद आपका सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। सेडिमेंट्री रॉक आपका मेटामॉर्फिज्म बनाती है। मेटामॉर्फिज्म दोनों से ही मिलकर बनता है। यहाँ से देखिए, ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक बनाएगा। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक के मेल्टिंग होने पर फिर ये मैग्मा में परिवर्तित हो जाएगा। इसके क्रिस्टलाइज होने पर इंस्ट्रूसिव रॉक बनेगी, और ये अगर फट जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या है, ये साइकिल है। ये क्या है, साइकिल है, रॉक फॉर्मिंग की साइकिल है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपका जो है रॉक बनती है। आगे है सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर एंड प्रोसेस, क्या होती है उसको हम समझते हैं। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर और प्रोसेस क्या होती है, इन चीज़ को समझिए। द सॉइल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ टू कंसिक्यूटिव स्टेजेस। इसकी कितनी स्टेज होंगी दोस्तों, दो स्टेज होंगी। पहली होगी द वेदरिंग ऑफ रॉक इनटू रिगोलिथ। जो हमारा रॉक है, रॉक सबसे पहले किस में बनेगा, रॉक हमारा क्या पेरेंट मटेरियल है, तो ये आपका रिगोलिथ में परिवर्तित होगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट स्टेप हो जाएगी। और रिगोलिथ मैंने आपको बताया कि ये एक प्रकार के टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, कुछ इस प्रकार रॉक आपकी टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी ऐसे, जिसे हम क्या बोलेंगे, रिगोलिथ बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पहली क्रिया हो जाएगी।
दूसरी क्रिया होगी द फॉर्मेशन ऑफ ट्रू सॉइल फ्रॉम रिगोलिथ। तो जो अब रिगोलिथ से हम ट्रू सॉइल बनाएंगे वो आपकी क्या हो जाएगी, दूसरी स्टेज हो जाएगी। ठीक है, तो इसे ही बोला जाता है सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर। ठीक है, पढ़ते हैं। द इवोल्यूशन ऑफ ट्रू सॉइल फ्रॉम रिगोलिथ टेक प्लेस बाय द कंबाइंड एक्शन ऑफ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स एंड प्रोसेस। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर सबसे पहले जेनी ने दिए थे, आपको मैंने पहली क्लास में बताया था। जेनी ने आप बताया था Cl ये जेनी ने एक इक्वेशन दी थी कुछ इस प्रकार। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए। जेनी द्वारा सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स दिए गए थे। ये पूछा भी जाता है कि सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स किसके द्वारा दिए गए, जेनी के द्वारा दिए गए। बाद में इसमें सुधार भी किया गया, वो हम सब आगे समझेंगे। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज अकम्प्लिश्ड बाय वेदरिंग। यानी कौन सी वेदरिंग होती है इसमें, डिसइंटीग्रेशन हो सकता है और डिकम्पोजिशन हो सकता है। डिसइंटीग्रेशन यानी फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। तो जो हमारी पहली स्टेप है, यानी कि रॉक से हम जो रिगोलिथ बना रहे हैं, उसमें आपकी वेदरिंग प्रोसेस होगी, डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन। देन जो हमारी सेकेंड स्टेप है, द सेकेंड स्टेप इज एसोसिएटेड विद द एक्शन ऑफ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। जो हमारी सेकेंड स्टेप है वो सॉइल फैक्टर्स पे आधारित होगी। किन पर, सॉइल फैक्टर क्या है हमारे, वो मैं आपको बताता हूँ। सॉइल फैक्टर्स हैं हमारे, एक तो आपका क्लाइमेट हो सकता है, दूसरा आपका रॉक रिगोलिथ हो सकता है, रिगोलिथ ही है, दूसरा ऑक्सीजन वो ऑर्गेनिज्म है आपका, और पेरेंट मटेरियल और टाइम। ये आपके जो है सेकंड आपके जो रहेंगे। ठीक है दोस्तों, सेकंड फैक्टर्स। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ मैंने अच्छे से बताया भी है, दोनों को जो है डिस्क्राइब भी किया था मैंने आपको, पहले भी बताया जेनी ने दिया और यहाँ आपको दोनों ने दिया, जो अलग अलग टाइम पे दिया उनको मैं बताता हूँ। सबसे पहले डाकुचेव ने दिया। डाकुचेव क्या है हमारे, फादर ऑफ फादर ऑफ फादर ऑफ सॉइल साइंस इन्हें कहा जाता है। ठीक है, सोइल माइक्रोबायोलॉजी, सोइल माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी आपकी विनोग्रेडस्की ने की थी, इसलिए इनको सोइल माइक्रोबायोलॉजी के फादर कहा जाता है। किसको, विनोग्रेडस्की। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, पूछा जाता है। विनोग्रेडस्की को सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के फादर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो डाकुचेव 1889 में इस्टेब्लिश दैट द सॉइल डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। इन्होंने कुछ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर बताए, जिसमें सॉइल एस, सॉइल एफ जो है एक इस स्थायी क्रम नमूना है यहाँ, और पी से आपका तात्पर्य है पेरेंट मटेरियल, सी एल से तात्पर्य है आपका क्लाइमेट, और ओ से तात्पर्य है ऑर्गेनिज्म। इन्होंने केवल 3 फैक्टर दिए, लेकिन बाद में जो है कई और फैक्टरों के बारे में बताया। किसने, जेनी ने बताया। कब बताया, 1941 में इन्होंने नया इक्वेशन बताया, उसमें इन्होंने क्लाइमेट को भी ऐड किया और अपना ऑर्गेनिज्म को, रिगोलिथ को, पेरेंट मटेरियल, टाइम, इन सब को ऐड किया। तो फिर जो है बाद में इन फैक्टर्स के आधार पर इन दो भागों में विभाजित किया गया, एक्टिव फैक्टर और पैसिव फैक्टर। एक्टिव और पैसिव। अब इन्हें एक्टिव और पैसिव में क्यों विभाजित किया गया, सबसे पहले तो हम वो जान लेते हैं। ठीक है, तो पैसिव फैक्टर कौन से हैं आपके, पेरेंट मटेरियल, रिलीफ और टाइम। ठीक है, एक्टिव फैक्टर क्या है आपके, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिज्म। एक्टिव फैक्टर क्या है दोस्तों, अगर आपके पास एक्टिव फैक्टर नहीं है तो फर्स्ट प्रोसेस आपकी जो एक्टिव फैक्टर होते हैं उन्हीं से शुरू होती है, क्योंकि एक फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए, वेजिटेशन होना चाहिए ऑर्गेनिज्म का। तब जो है आपका सेकंड यानी पैसिव फैक्टर, जैसे कि हमारा पेरेंट मटेरियल है, रिलीफ और टाइम, इन पर जो है हमारी एक्शन होगी। तो ये दो ग्रुप हैं, पैसिव और एक्टिव में विभाजित किया गया। बस आप इतना याद रखना पैसिव में कौन सा है और एक्टिव में कौन सा है। अगर ये आपको याद रहेंगे तो आप जो है इसको कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है आज का लेक्चर था। आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी जो है मेरे सराउंडिंग में वॉइस आ रही है, जिससे आप लोगों को डिस्टर्ब होना पड़ रहा होगा। मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ दोस्तों, जब मुझे लगता है कि सराउंडिंग में काफ़ी आवाज़ है, नॉइज़ कैंसिलेशन मेरे पास नहीं है उतना। तो इस चीज़ को हम जो है नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। वैसे मुझे लगता है कि आपको लगभग सभी सेशन अच्छे लग रहे होंगे। बाकी अपना रिव्यू मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।